हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लो वाले बाबू पर। दोस्तों, आज हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेकर आए हैं कि एक अधिवक्ता अपनी फ़ीस कैसे फ़िक्स करेगा। एक नए यंग लॉयर को या फिर एक न्यू एडवोकेट को ये प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है कि वो अपनी फ़ीस को तय नहीं कर पाता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आप अपनी फ़ीस कैसे तय कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने कुछ परिस्थितियाँ ली है कि इन परिस्थितियों में आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहली स्थिति ली है कि जो केस है उसकी स्थिति क्या है। मतलब वो केस सिविल मैटर या रेवेन्यू मैटर का है या फिर वो क्रिमिनल मैटर का है। इसको हिंदी में बोलते हैं सिविल और इसको बोलते हैं फौजदारी। ओके दोस्तों, ये तो आप सबको पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, जब आपके पास जब एक क्रिमिनल मामला आता है, एक फौजदारी मामला आता है, तो उस मामले में आपको कभी भी जो पक्षकार होता है, जो परिवादी होता है, उसको एक फिक्स अमाउंट नहीं बताना है दोस्तों। ठीक है। जैसे अधिकतर क्या करते हैं, जो नए नए यंग लॉयर बनते हैं, वो शुरू में ही उनको कभी 21,000 रुपये बता देते हैं किसी मैटर के, या फिर वो 15,000 रुपये बता देते हैं, या फिर वो 10,000 रुपये बता देते हैं, और कई कई तो 50,000 रुपये भी बता देते हैं फौजदारी मैटर के। ठीक है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो आप फीस बता रहे हैं, उस फीस को सुनने के बाद जो पक्षकार होता है वो दोबारा आपके पास लौट कर नहीं आता है। ठीक है। और एक और बात है, और जो फीस आप बता रहे हो उस फीस से कम, कोई तो 2,000 रुपये में, कोई 5,000 रुपये में वो केस अपने पास ले लेता है। ठीक है। तो फिर ये बताइए कि जो पक्षकार है वो आपके पास क्यों आएगा। ठीक है, वो तो 2,000 रुपये वाले के पास ही आएगा, 5,000 वाले के पास ही आएगा। ठीक है। तो आपको सबसे पहले कभी भी क्रिमिनल मैटर के अंदर अपनी जो फिक्स फीस है वो कभी फिक्स नहीं बतानी है। ठीक है। जैसे जैसे आप कोई काम करोगे उसका, वैसे वैसे आपको हर पैसे पर उसके पास से पैसे लेने हैं, जिससे क्या होगा, उस पे एक साथ बर्डन भी नहीं पड़ेगा, और वो ये सोचेगा कि वकील साहब मेरा काम अच्छे से कर रहे हैं और कम पैसे में कर रहे हैं। ठीक है। आपको पता होगा कि जब पैसा एक साथ जाता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी को 1,00,000 रुपये दिए, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लगते हैं कि आपने 1,00,000 रुपये दिए, लेकिन वहीं आपने उसको महीने के महीने कभी 10,000 रुपये दिए, कभी उसको 5,000 रुपये दिए, ऐसे करके आपने साल भर में उसको 1,00,000 रुपये दे दिए, तो वो आपको पता नहीं चलेंगे। ठीक है। तो इसलिए आपको हमेशा फौजदारी मैटर के अंदर एक साथ फीस कभी नहीं लेनी है। आपकी जो फिक्स जो केस लड़ने की जो फीस है वो कभी एक साथ उसको नहीं बतानी है। ठीक है। जैसे कि कम से कम एक फौजदारी मैटर को निपटने में कम से कम 20 से 30 पेशियाँ हो जाती हैं। ठीक है। अब मान लीजिए आपने उसमें से किसी पेशी के 800 रुपये लिए, ठीक है, तो मान लीजिए 20 पेशी है अपनी, तो 16,000 रुपये तो सीधे सीधे हो गए आपके। और अगर आप उसको एक साथ बताओगे कि मेरे फीस 16,000 रुपये है, तो वो आपके पास नहीं आएगा, वो किसी और के पास चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा आपको टुकड़ों में पैसे लेने हैं, एक साथ उसको फीस कभी नहीं बतानी है। फिर दोस्तों, दूसरा मैटर आता है सिविल मामले का और एक रेवेन्यू मामले का। लेकिन दोस्तों, सिविल मामले और रेवेन्यू मामले में आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा इसमें फिक्स रेट बतानी है। ठीक है। जैसे कि मान लो 50,000 है, 51,000 है, या 1,00,000 है। ठीक है। तो या फिर 21,000 रुपये हैं, तो ये आपको मामले की परिस्थिति के अकॉर्डिंग आपको पैसे बताने हैं। कई बार क्या होता है, जब पार्टी आपके पास आती है, तो जब आप पक्षकार की तरफ से होते हैं तो आपको दावा टाइप करना पड़ता है।
ठीक है। या फिर आप विपक्ष की तरफ से होते हैं तो आपको जवाब दावा पेश करना पड़ता है। ठीक है। तो दावे में भी आपका दिमाग लगेगा। ठीक है। और जवाब दावा बनाने में तो और भी ज़्यादा दिमाग लगेगा आपका। ठीक है। फिर आपने क्या करा, आपने पक्षकार से दावा या जवाब दावा बनाने के लिए आपने 5,000 रुपये ले लिए। ठीक है। तो पक्षकार के पास अब नेक्स्ट पैसे पर जब आप पैसे मांगोगे तो वो आपको ये बोलेगा कि वकील साहब मैंने अभी 5,000 रुपये दिए थे आपको और पैसे मेरे पास नहीं है। तो फिर क्या होगा कि जो आपका जो सिविल का मैटर है, जो रेवेन्यू का मामला है, वो 5,000 रुपये में ही ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि अगर आप उससे जोर जबरदस्ती करोगे, ठीक है, तो वो बंदा क्या करेगा, वो किसी अन्य अधिवक्ता को पकड़ लेगा जो वो काम 3,000 रुपये में भी करके उसको दे देगा। ठीक है। तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है, क्योंकि दावा और जवाब दावे में ही असली दिमाग का खेल होता है। ठीक है। उसी आधार पर पूरी फाइल टिकी होती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होता है कि जो सिविल मैटर होता है इसमें आपको, जब आप दावे के ऊपर ले लिया आपने, तो इसको आपको हमेशा टुकड़ों में पैसे बताने हैं। जैसे आप 51,000 बता रहे हो ना, तो वो 51,000 में वो देगा नहीं, तो आपको टुकड़ों में पैसे बताने हैं। पहले क्या बताओगे, कई भैया जैसे कि जो मैंने दावा है वो टाइप कराया उसका खर्चा, ठीक है। फिर उसको बोलना है कि भाई जो कोर्ट की जो फीस होती है, ठीक है, उसका खर्चा। फिर जो वारंट वगैरह होंगे वो जारी होंगे, समन वगैरह जारी करवाने का खर्चा। ठीक है। फिर लास्ट में मेरा मेहनताना। ठीक है, मेहनताना। तब जाके फिर वो आपको 51,000 रुपये के लिए हाँ भरेगा। ठीक है। उसको आपको हमेशा टुकड़ों में पैसे लेने हैं, एक साथ उसको नहीं बताने हैं। उसको अपनी मेहनत बतानी है कि भैया ये खर्चा आएगा, इसमें पैसे लगेंगे, दावा जवाब दावा बनाने में कोर्ट की फीस लगेगी, वारंट जारी होंगे, और मेरा मेहनताना तो लास्ट का है। ठीक है। इससे वो एग्री हो जाएगा और वो समझ जाएगा कि भाई आप उनको सही समझा रहे हैं, सही बात कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आपको ये बात आगे समझ दो फर्स्ट टॉपिक, फिर आपको ये सेकंड टॉपिक ध्यान रखना है कि भाई पक्षकार की स्थिति क्या है। ठीक है। क्या वो पैसे वाला है, क्या वो गरीब है, क्या वो मिडिल आदमी है। आपको केस तो हर आदमी के पास से लेने हैं। ठीक है दोस्तों, जो पैसे वाला आदमी है वो पैसे की परवाह नहीं करेगा। ठीक है। वो क्या करेगा, आपने बोला कि सर मेरी फ़ीस 51,000 रुपये है, तो वो आपको 51,000 रुपये दे देगा। लेकिन जो गरीब आदमी है उसको बोला आपने कि मेरी फ़ीस 51,000 रुपये है, तो वह हो सकता है वो आपके पास नहीं आए, वो किसी और के पास चला जाए। ठीक है। तो दोस्तों आपको कभी भी ये नहीं करना है। तो आपको पक्षकार की परिस्थिति देखने के बाद ही आपको डिसाइड करना है। पहली बात तो उसका जो केस है, जो उसके मुकदमा है, उसकी स्थिति क्या है। ठीक है। वो किस टाइप का मैटर है। ठीक है। या फिर जो जो गरीब आदमी है, जो पक्षकार है, उसको आपको पर पेशी के हिसाब से फिक्स कर देना है। पर पेशी पर फिक्स कर देना आपको। ठीक है। फिक्स कर देना है, एक साथ रेट उसको नहीं बतानी है। ठीक है। लेकिन दोस्तों जाने नहीं देना है किसी को भी। फिर एक आता है मध्यम वर्गीय आदमी, मिडिल क्लास आदमी। वो क्या करता है, नौकरी भी करता है, परिवार का पालन पोषण भी करता है। ठीक है। घर खर्च भी चलाता है, खर्चा भी करता है। तो उस व्यक्ति को भी आपको कभी भी फिक्स रेट नहीं बतानी है। उसके पास भी आप पर पैसे के हिसाब से पैसे ले सकते हैं। ठीक है, पर पैसे से पैसे ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी पक्षकार है ना, वो आपके पास से जाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, जो व्यक्ति गरीब होता है या जिसके पास पैसे की तंगी होती है, वो व्यक्ति ये सोचता है कि वकील साहब मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। वकील साहब मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। तो वो क्या करता है, आपको नए नए क्लाइंट ला कर देता है, क्लाइंट लाता है। ठीक है। तो अगर आपने उसे केस लेने से मना कर दिया, तो फिर वो क्या करेगा, हमेशा जग में आपकी बुराई करता रहेगा। ठीक है। बुराई करता रहेगा आपके लिए। वो एक अभिश्राप के जैसे काम करेगा, तो आपको वो काम नहीं करना है दोस्तों। फिर दोस्तों, फिर अपना जो थर्ड टॉपिक आता है, क्या क्षेत्र क्या है।
ठीक है। भाई आपके जो वकालत का क्षेत्र है वो क्या है, वो ग्रामीण परिवेश में कर रहे हो आप या शहरी क्षेत्र में कर रहे हो। ठीक है, मान लीजिए ये शहरी क्षेत्र मतलब ये हो गया भाई डीजे कोर्ट। ठीक है, और ये हो गया एक तहसील परिसर। भाई डीजे कोर्ट में तो बड़े केस आएंगे, बड़े मुकदमे आएंगे, और तहसील परिवार परिसर में छोटे मुकदमे आएंगे। तो यहाँ पे आपको एक केस की यहाँ पे आपको 10,000 भी फीस बता सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे आप ज़्यादा फीस नहीं बता सकते, 50,000 हो गई, 1 लाख हो गई, क्योंकि वहाँ पे इतना वो क्या काम ही नहीं है। ठीक है, गरीब गरीब लोग हैं, वो इतने पैसे अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको क्षेत्र का भी पता होना चाहिए कि ये क्षेत्र कैसा है, उस क्षेत्र के हिसाब से ही आपको फीस की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। फिर जो डीजे कोड होता है, यहाँ पे जमानत की अपीलें आती हैं, जमानत करवाने की बेल बॉन्ड आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो अधिवक्ता होते हैं उनका जो इनकम सोर्स होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक हियरिंग के लोग 1-1 लाख रुपए ले लेते हैं। ठीक है, कोई कोई तो 1.5 लाख रुपए ले लेता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले आपको एरिया फिक्स करना है कि आपको डीजे कोर्ट में करना है या फिर तहसील परिसर में करना है। तो क्षेत्र के हिसाब से ही फीस का डिवाइडेशन हो जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जमात करवाने की जो फीस है वो 10,000 रुपये लेते हैं, लेकिन वहीं आप दिल्ली में जाओगे तो 50,000 हो जाएगी। वहीं यहाँ पे चेन्नई या महाराष्ट्र में जाओगे वहाँ 80,000 रुपये हो जाएगी। तो वो क्या फ़र्क पड़ता है, वो एरिया का फ़र्क पड़ता है। तो आपको एरिया के हिसाब से ध्यान रखना है दोस्तों। फिर अपना फोर्थ टॉपिक आता है कि भैया जो पक्षकार का फ़ायदा क्या है, मतलब पक्षकार का फ़ायदा होगा तभी तो आपके पास आएगा। अब देखिए, ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा इनकम, अगर पक्षकार का मैटर है और वो ज़्यादा पैसे वाला है, कोई ज़मीन है जो उसकी करोड़ों में है या खरबों में है, अरबों में है, ठीक है, तो वो मान लीजिए आपको केस लड़ने के अच्छे पैसे देगा। ठीक है, और अगर उसको ज़्यादा फायदा नहीं है, कम प्रॉफिट है, तो वो आपकी भी कमाई कम करेगा। जैसे मान लीजिए, जब जिसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है उसको गरज होती है कि भाई मेरे को मुकदमा जीतना है। ठीक है, जीतना है, तो वो हर संभव प्रयास करता है कि भाई ये फैसला मेरे पक्ष में आए, और इसके लिए वह श्याम दाम दंड भेद सब लगा लेता है। जितनी फीस चाहिए आपको उससे डबल फीस भी मिल जाती है कई बार तो। ठीक है, जैसे माने आपने 1 लाख मांगी तो वो आपके 2 लाख भी दे देता अगर वो जीत जाता है तो इस वजह से आपको ज़्यादा प्रॉफिट वाले फाइल या केस को ज़्यादा लेना चाहिए। अब कम प्रॉफिट वाली, जैसे मान लीजिए किसी की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, उसको कब्जे से बेदखल कर दिया, उसको वापस कब्जा दिलवाना है, तो उस मैटर में क्या करेगा, वो पहले आपको बोल देगा कि सर मैं तो वैसे ही गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो उस समय आपको कम प्रॉफिट में भी आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको बना किसी को भी नहीं करना है। फिर दोस्तों, कई कई जो पक्षकार होते हैं वो शाने होते हैं, वो डेढ़ शाने होते हैं कि भैया केस लड़े तो ठीक है, नहीं लड़े तो टाल से ही। वो आता ही नहीं है पेशियों पे। तो जो बंदा पेशी पे नहीं आता है, आपके बुलाने के बाद भी नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, उसको डर दिखाना है। किसका, भाई तेरी पत्नी गिरफ्तार हो जाएगी, तेरा भाई का नाम है वो गिरफ्तार हो जाएगा, तेरी जो ज़मीन जायदाद है वो तेरे से छिन जाएगी। ठीक है, अगर वो गिरफ्तार करा हुआ है, जमानत पे बाहर है, तो उसकी जमानत को आपको जब्त करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो जमानत जब्त होगी तो अपने आप भाग भाग के आएगा और आपके पास से आपके पैसे भी देके जाएगा और आपके पास से छूट के भी जाएगा। ठीक है, तो डर दिखाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बिना डर के वकील महोदय कमाई नहीं कर सकते, इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। फिर कभी कभी आपको वकील को हमेशा दोस्तों कड़क भाषा में बात करनी चाहिए। वकील को हमेशा कड़क भाषा में बात करनी चाहिए। ठीक है, कड़क भाषा में बात करनी चाहिए। कभी प्यार से बात कर लो, कभी कड़क भाषा से बात कर लो। ठीक है, लेकिन आपको पोलाइटनेस नहीं दिखानी है। ठीक है, पोलाइटली कभी नहीं ना, जो वकील पोलाइटली बात करता है पक्षकार से, पक्षकार उसकी इज्जत नहीं करते हैं, उसको पैसे टाइम पे नहीं देते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। तो हमेशा आपको व्यस्त रहना है, बिजी रहना है और अपने काम पे ध्यान देना है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा है, कि देखिए लोकल एरिया की फीस का पता करना। दोस्तों दोस्तों अब आप नए नए तहसील में गए हैं या फिर नए नए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए हैं। ठीक है, डीजे कोर्ट में गए हैं आप।
अब आपको पता ही नहीं है कि भाई जमानत की क्या फ़ीस ली जा रही है, ठीक है, सिविल दावा की क्या फ़ीस ली जा रही है, ठीक है, रेवेन्यू में क्या फ़ीस ली जा रही है, तो आपको पता ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको उस एरिया में क्या फ़ीस चल रही है उसका पता करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे? जो आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, ठीक है, उनको डमी क्लाइंट बनाकर आपको वकील महोदय के पास भेजना है। जो वकील वहाँ पे सबसे बड़ा हो, जो सिविल मैटर को देखता हो, उसके पास आपको किसी ज़मीन का खसरा नंबर वगैरह लेके भेजना है कि सर मेरा ये विवाद चल रहा है, इसको सुलझाना है, क्या फ़ीस लगेगी। फिर किसी की ज़मानत को ज़ब्त कर रखा है, उस ज़मानत को छुड़वाने का आप क्या फ़ीस लोगे। इस तरह से आप अपने 3-4 दोस्तों को डमी क्लाइंट बनाकर उन अधिवक्ता महोदय के पास भेजेंगे, तो वो अपनी फ़ीस उनको बताएँगे, ठीक है। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा भाई क्या फ़ीस हो सकती है, ठीक है। फिर कई-कई अधिवक्ता महोदय ये होते हैं कि वो मीटिंग में बैठ के जब वहाँ पे चाय वगैरह पीते हैं अपन वकील महोदय के पास में, तो वो डींगे हाँकते हैं। डींगे कैसे हाँकते हैं? वो बोलते हैं कि भाई मैं तो इस मैटर के 10,000 रुपये लेता हूँ, वो बोलता है कि मैं सिविल मैटर के 50,000 रुपये लेता हूँ, जबकि रियलिटी में कुछ और ही होता है। रियलिटी आपको पता चल जाती है कैसे? आपने जो डमी कैंडिडेट भेजा था, वो पता लगा लेगा भाई वो जमानत के तो 5,000 रुपये में कर रहा है, ठीक है, कोई 2-2 हज़ार रुपये में कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए जो वकील महोदय आपको कहें कि मैं 10,000 रुपये से लेता हूँ, 20,000 लेता हूँ, तो प्लीज़ उनकी बातों में ना आए, ठीक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्थिति पे चलते हैं अपन कि पक्षकार से दबाव की स्थिति में नहीं रहना। दोस्तों बहुत सी बार देखा गया है कि जो क्लाइंट होता है वो वकील अधिवक्ता पर दबाव बना लेता है कि मेरे को तो छूटना ही छूटना है, मेरा यह काम होना ही चाहिए, आपको ये होना चाहिए, मेरा ये आदमी छूटना चाहिए, मेरे को इसका कब्जा मिलना चाहिए, मैं केस जीतना चाहिए चाहे कितने ही पैसे ले लो, ठीक है। तो दोस्तों कभी भी आपको क्लाइंट से दबकर काम नहीं करना है, ठीक है। जो बात होती है वो आपको स्पष्ट बात करनी है और कड़कपन के साथ बात करनी है। पहली बात तो दोस्तों कभी भी आपको क्लाइंट के साथ मित्रता नहीं करनी है। बहुत सी बार देखा गया है कि जो वकील महोदय होते हैं वो क्लाइंट के घर पे जाते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, खाना पीना करते हैं। उससे क्या होता है उनके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाती है और वो बॉन्डिंग फिर बाद में उस वकील अधिवक्ता को परेशान करती है। कैसे परेशान करती है? जैसे वो है कभी भी रात बेरात कॉल कर देगा आपको केस की स्थिति पूछने के लिए, आप बुलाओगे वो आएगा नहीं, ठीक है। आप अकेले ही कोर्ट में अपने कागजात पेश कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हो। वो ये देख रहा है कि वकील महोदय घर पे बैठे-बैठे अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, मेरे केस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आपको वकील महोदय को या फिर जो पक्षकार हैं उनको स्पष्ट परिस्थिति बोलना चाहिए और उनको कड़कपन से बात करनी चाहिए और उनसे ज़्यादा मेल-मिलाप नहीं करना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, जो क्लाइंट होता है, जो पक्षकार होता है, उसके परिवार वालों को भी पता होनी चाहिए कि आप इस मैटर के अधिवक्ता हैं और आप ये मैटर डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आप पक्षकार को बोलोगे भैया तुम्हारा ये गवाह तुम्हारे पक्ष में नहीं है, तो फिर जो पक्ष परिवार वाले आएंगे वो बताएंगे कि वैसे गवाह ने क्या गलत बोला है, क्या सही बोला है। उस आधार पर आप अपने क्वेश्चंस तैयार कर लोगे और उनसे ये भी बोलोगे भैया तुम्हारे कोई अलग से क्वेश्चंस हैं तो वो तुम मेरे को बता दो, मैं वो भी पूछ लूँगा उनसे, ठीक है दोस्तों। तो आपको कभी भी पक्षकार से दबाव की स्थिति में नहीं रहना है। फिर दोस्तों 7वां टॉपिक चलता है अपना कि मुकदमे की स्थिति का जायज़ा लेना। मतलब जैसे मान लीजिए कोई मैटर है, कोई रेप का मैटर है, ठीक है। अब रेप का मैटर है या फिर कोई मर्डर का मैटर है, ठीक है। अब ये मैटर इतने बड़े बड़े होते हैं कि इनको आपको पता नहीं है कि जो जमानत होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों कभी भी ऐसे मैटर को हाथ ना लगाएं जो आपके पक्ष में नहीं हो, ठीक है। पहली बात तो कोई चोरी चकारी का है तो उस पर आपको अब पता है कि ज़मानत हो जाएगी तो वो आप ले सकते हैं, उसको पता होता है कि भाई 98% आपको आप उसको बरी करवा लेंगे, ठीक है। तो वो केस तो आपको लेने हैं 100%, ठीक है। लेकिन जो मैटर जो आपके समझ से बाहर है, जिनका आपको नॉलेज नहीं है, जिनको आपको 50-50 चांस है कि आप हार भी सकते हैं जीत भी सकते हैं, तो वो मैटर आपको कभी भी टच नहीं करने हैं। वो मैटर आपको हमेशा अपने सीनियर अधिवक्ता को दिलाने हैं, सीनियर अधिवक्ता को दिलाने हैं।
या फिर जो आपका बॉस होता है उस बॉस को दिलाने होते हैं दोस्तों। क्योंकि वो क्या करते हैं कि आप अपना कमीशन फिक्स कर लेते हैं और फिर उनको दिला देते हैं। इससे क्या होगा कि जब एक केस कोई एक अभियुक्त होता है तो उस अभियुक्त का जो केस लड़ता है, जो वकील महोदय लड़ते हैं, तो उस अभियुक्त का जो गांव होता है उस गांव में उसके मिलने वाले 300 से 500 लोग होते हैं। सबको पता होता है कि ये अधिवक्ता उनके केस लड़ रहे हैं। तो अगर आप केस हार जाते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए, अगर आप केस हार जाते हैं तो वो 300 से 500 लोग क्या कहेंगे, अरे यार वो वकील महोदय तो बेकार है, वो तो केस हार गए थे हमारा। इससे क्या होगा, आपकी बदनामी हो जाएगी और फिर आपके पास नए केस मिलना मुश्किल हो जाएगी, नए केस आपके पास नहीं आएंगे। इससे अच्छा ये है कि आप ऐसी बला को अपने गले मत लगाओ जिसमें आपको संभावना नहीं हो जीतने की। ओके दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने, कि मुकदमे के दौरान पक्षकार को हमेशा हर पेशी पर बुलाना। दोस्तों ये भी बहुत ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों वकील महोदय क्या करते हैं, वो पक्षकार तो क्या करता है, वो अपने घर पे बैठा रहता है, वकील महोदय ही उसके दावे पेश करवाते हैं, प्रार्थना पत्र टाइप करवाते हैं, उसके जो बॉन्ड वगैरह होते हैं वो फिलअप करके उसको दे देते हैं। वो घर पे रहता है, उसकी हाजिरी माफ़ी भी वकील महोदय ही लगा रहे हैं। और तो फिर वो वकील महोदय अपने काम कर रहे हैं, लेकिन पक्षकार क्या सोचता है कि वकील महोदय कुछ नहीं कर रहे हैं। जब फीस की बारी आती है, ठीक है, जब फीस की बारी आती है तब वो ये बोलते हैं ना, आप तो कुछ करा ही नहीं है, ठीक है, फिर वो फीस देने में आनाकानी करते हैं। इससे अच्छा ये होता है कि आप वकील महोदय हो, आपको हर पेशी पर मुलजिम को या पक्षकार को हमेशा बुलाना है, ठीक है। चाहे वो जवाब दावा टाइप करवाने का मैटर हो, चाहे वो प्रार्थना पत्र टाइप करवाने का मैटर हो, ठीक है, चाहे वो हाजिरी माफ़ी के लिए हो, ठीक है, हाजिरी माफ़ी तो वो आपको लगानी पड़ेगी, वो तो नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से जो भी दस्तावेज, जो भी नकल, जो भी आपके बयान गवाह होते हैं, ठीक है, बयान होते हैं, उन सब हर जगह आपको पक्षकार को मौजूद रखना है, जिससे आपको पता चले या उनको पता चले कि भाई वकील महोदय मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमेशा हर पेशी पर पक्षकार को बुलाना ही बुलाना है, ठीक है। तभी तो वो देखेगा आपका काम क्या, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपने दोस्तों, कि 9 नंबर पॉइंट आता है कि फ़ोन पर मुकदमे से संबंधित बातें नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। आप दोस्तों ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि फ़ोन के ऊपर ही पक्षकार से बात करने लग जाते हैं। आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। जब आपके पास क्लाइंट आए तो उसी समय आप अपने क्लाइंट को बोल दीजिएगा कि भैया मैं इस केस से मैटर से रिगार्डिंग आपको न तो फ़ोन पे बात करूँगा, न आपको कोई सलाह दूँगा, न आपके परिवार वालों से, रिश्तेदारों से आपके बात करूँगा, ठीक है। अगर आपको मेरे से किसी से बात करनी हो तो आपको मेरे ऑफिस पे आना होगा या फिर मेरे घर पे आ जाना। अगर मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगा, ठीक है। बहुत सी बार देखा गया है कि अगर आप एक पक्षकार का केस लड़ रहे होते हैं तो कभी उसके मामे का फ़ोन आता है, कभी उसके चाचे का फ़ोन आता है, ठीक है। वो ये बोलते हैं क्या स्थिति चल रही है, तो आप कुछ नहीं कहना, आपको उनको ये बोलना है कि श्रीमान जी ये हमारा गुप्त मैटर है, ये हमारे नियम कायदे आए हुए हैं, हम इस मैटर पे आपसे बात नहीं कर सकते, प्लीज़ आप अपने पक्षकार को, अपने दोस्त को, मित्र को लेकर मेरे ऑफिस में आ जाइए, फिर जो भी परिस्थिति है वो आपको मैं वहाँ पे समझा दूंगा। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आपकी गुडविल हमेशा बनी रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो 99% केस में देखा गया है कि 95% केस में देखा गया है कि जो आपसे फ़ोन के ऊपर बात करता है, केस की स्थिति के बारे में पूछता है, वो आपके ऑफिस में आएगा ही नहीं दोस्तों, ठीक है। वो फ़ोन पे तो बादशाह बनते हैं लेकिन ऑफिस, आपके ऑफिस में नहीं आएंगे। तो इससे अच्छा तरीका ये है दोस्तों, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फ़ोन पर कभी किसी क्लाइंट से केस के रिगार्डिंग बात नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों लास्ट में देखते हैं अन्य सावधानियां क्या क्या हो सकती है दोस्तों। पहली बात दोस्तों, कभी भी क्लाइंट को नाराज करके नहीं भेजना है, आपको नाराज नहीं भेजना है, ठीक है। क्या होता है कि कई बार जब क्लाइंट नाराज होकर जाता है तो वो समाज में फिर आपकी बुराइयां करता है कि वो वकील साहब गंदे हैं, अच्छे नहीं हैं, वो मेरा केस नहीं लड़ा, उन्होंने बीच में मेरे को भगा दिया। तो इस तरह से आपको कभी भी किसी क्लाइंट को नाराज करके नहीं भेजना है, ठीक है। तो उसको नहीं भेजना है नाराज़ करके। जैसे क्या होता है, जो क्लाइंट अगर आपको पैसे नहीं दे रहा है लेकिन वो आपके पास क्लाइंट लेकर आ रहा है, तो भी दोस्तों उसको रखना अच्छा होता है।
क्योंकि आपका काम हमेशा चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों। फिर दूसरी बात आती है दोस्तों, दूसरी बात ये आती है दोस्तों कि जो पार्टी के जो परिवार वाले हैं उनको आपको केस के बारे में बताना है। ठीक है, कभी भी आपको पक्षकार से अकेले ही मामला डिस्कस नहीं करना है, परिवार वालों को भी मामले में शामिल करना है। ठीक है, परिवार वालों को बताना है दोस्तों। ठीक है, उनसे मिलना है, संपर्क करना है, उनको बताना है मैटर के बारे में। ठीक है, जो बात वो जानते हैं वो बताएंगे, जो बात आप नहीं जानते हैं वो आपको वो बता देंगे। ठीक है दोस्तों। और फिर तीसरी बात है दोस्तों, तीसरी बात क्या आती है दोस्तों कि आपको पार्टी से बार बार नहीं मिलना है, बार बार पार्टी से नहीं मिलना है दोस्तों, नहीं मिलना है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आपको हमेशा उसको दिखाना है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास समय नहीं है मिलने के लिए। आपको उससे दूरी बना के रखनी है, बस काम के संबंध में ही आपको उससे बातें करनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर अपन चलते हैं अपने फोर्थ टॉपिक के। फोर्थ पॉइंट अपना कौन सी है, फोर्थ सावधानी अपनी, फोर्थ सावधानी ये आती है कि दोस्तों कभी भी आपको केस के संबंधित गारंटी नहीं देनी है, गारंटी नहीं देनी है कि भाई मैं तेरी गाड़ी छुटवाई दूँ, मैं तेरी जमानत करवा दूंगा, मैं तेरा केस जीत ही जाऊंगा, मैं तेरे को बचा के ले आऊँगा। ऐसी गारंटी आपको कभी नहीं देना है। कई बार देखा गया है जिस केस में आप 100% ये सोचते हैं कि मैं जीतूंगा, ये फैसला मेरे पक्ष में आएगा, वह 1% भी आपके विपक्ष में आ जाएगा और आपके समाज में आपकी छवि खराब हो जाएगी। इसलिए गारंटी कभी किसी को नहीं देनी। हाँ, उसका पक्ष रखना है, उसको समझाना है कि भाई तुम्हारे पक्ष में ये फेवर है, तुम्हारी जीत हो सकती है, संभावना है, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन गारंटी आपको नहीं देनी है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों पांचवी बात क्या है दोस्तों, कभी भी आपको कोई कागजात वगैरह होते हैं, पुराने कागजात लाना होता है, गवाह लाने होते हैं, वो आपको नहीं लाने हैं। वो आपको बोलना है कि परिवादी पक्षकार स्वयं को लेके आना पड़ेगा। आप क्यों भागो किसी के पीछे यार, वो कराएगा, वो लेके आएगा, उसका मैटर है, वो लेके आएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी कागजात, गवाह, बयान वगैरह आपको खुद को नहीं लेके आने हैं, वो पक्षकार अपने आप लेके आएगा, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और और छठी बात क्या है दोस्तों, लास्ट एंड फाइनल बात ये है दोस्तों, कभी भी आपको ये नहीं बोलना है कि मेरा संपर्क अच्छा है परिसर में, न्यायालय के अंदर संपर्क, ठीक है, मेरा संपर्क अच्छा है, मैं तेरा काम करा दूंगा। ये विश्वास कभी नहीं दिलाना है, गारंटी कभी नहीं देनी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।